आदाब, बेबाक मुंसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज बात होगी लोकसभा इंतखाबात से पहले जिस तरीके से हरियाणा में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है और अलग अलग सूबों में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी पार्टियों से लीडर्स जो है वो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी से भी कुछ लोग कांग्रेस में जा रहे हैं, कहीं कांग्रेस टूट रही है, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। तो बहरहाल ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात जो है वो सर पर है और लोकसभा इंतखाबात के वक्त सियासी पार्टियों का उठापटक का जो है वो दौर वहां पर जारी है। आज इसी कड़ी में हरियाणा सूबे में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर जेजेपी ने बीजेपी की मनोहर लाल खट्टर से अपना जो उनकी हुकूमत थी उससे अपना सपोर्ट वापस ले लिया, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद पार्टी की बैठक हुई और वहां पर जो विधायक दल की बैठक थी उसमें नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। यानी अब नायब सिंह सैनी जो है वो हरियाणा के नए चीफ मिनिस्टर होंगे। बहरहाल इस पर सियासत बहुत तेज हो गई है और अलग अलग सवाल उठ रहे हैं कि इंतखाबात के वक्त इस तरह के उलटफेर का क्या मतलब है। पॉलिटिकल पार्टियों में जो लीडर्स को तवज्जो नहीं मिलती वो फिर दूसरी पार्टियों का रुख करते हैं। कई लोग इस वजह से पार्टी छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं उनका टिकट ना कट जाए। यही सब कुछ चल रहा है। बहरहाल इस मसले पर बात करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से तेजस वाचानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से राकेश पोद्दार हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी से कीर्ति निधि जी हमारे साथ हैं और दिनेश शर्मा जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। और दिनेश शर्मा जी, पहला सवाल आप ही से, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त सियासी हलचल है। एक तरफ इंडिया जो है वो ब्लॉक है, इंडिया जिसको हम कहते हैं कि मतलब एक तरीके से इंडिया अलायंस भी कहते हैं, इंडिया अलायंस भी कहते हैं, एक तरफ वो है, एक तरफ एनडीए है। कुछ लोग इंडिया ब्लॉक को छोड़ चुके हैं तो कुछ जो है अब वो एनडीए से दूर हो रहे हैं। क्या कुछ जो है आपका पहला रिएक्शन है जो आज हरियाणा में हुआ, किस तरीके से उसको देख रहे हैं आप? देखिए, अभी तक देश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश से और बिहार से लालू यादव, ये दोनों के दोनों अपने को देश का बैकवर्ड का बहुत बड़ा चेहरा माना करते थे जी। ये कहा करते थे कि बैकवर्ड अगर है तो हम ही हैं, चाहे वो यादव बाहुल्य बिहार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ पट्टी हो जो यादव वाली हो। साथ में इन्होंने वाई को और जोड़ा। वाई का मतलब मुसलमान जी, और मुसलमानों को सब्जबार दिखाया कि हमसे एमवाई मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन। यस, मुसलमानों को इन्होंने सब्जबार दिखाया कि हम आपके राजनीतिक हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन मुसलमानों को क्या मिला, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है। हाँ, मुलायम सिंह यादव को उनके पूरे परिवार को राजनीति का लाभ मिला और लालू यादव को पूरा लाभ मिला। आज जो सीन आप अपनी आंखों से देख रहे हैं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनसे भी बड़ा बैकवर्ड का कार्ड खेल दिया है। बीजेपी के पास यादव भी है और बीजेपी के पास मुलायम अखिलेश यादव की और आपके लालू यादव की एक बहुत बड़ी काट है जिसमें बहुत सारे बैकवर्ड है। ये तो केवल यादव के लीडर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो सारे बैकवर्ड को इकट्ठा कर लिया। हरियाणा का जो प्रयोग हुआ है ये हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा एक परिणाम देगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा आमतौर पर अक्सर काफी समय से जाट बाहुल्य पॉलिटिक्स को डोमिनेट करता है और भारतीय जनता पार्टी ने खट्टर साहब को जो मुख्यमंत्री बनाया था वो जाट की बाहुल्य इलाके की जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होती थी, भजन लाल, देवीलाल और बंसीलाल, ये एक ट्रेडिशन था, एक चलन था कि अब भजन लाल, फिर बंसीलाल, फिर देवीलाल, इसको काटकर वो खट्टर को लेकर आए थे और खट्टर का प्रयोग सफल हुआ और अपने दम पर बीजेपी हरियाणा के अंदर खट्टर के नेतृत्व में सरकार चलाई। लेकिन जो देखने को मिलता है वो ये है कि खट्टर साहब उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाए। अगली जब चुनाव हुआ था तो खट्टर साहब की पूर्ण बहुमत मिल नहीं पाए और दुष्यंत चौटाला को साथ लेना पड़ा। ये वहां का अभी तक का सिनेरियो रहा है। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है रब्बानी साहब, जो वहां पर सैनी, नायब सिंह सैनी को जो मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया है, ये बहुत बड़ा बैकवर्ड कार्ड है। इसके अंदर बहुत सारे बैकवर्ड है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से कार्ड खेलने में बहुत माहिर है, बहुत माहिर है। और वो जिस वक्त पिछले साल यानी 2023 में असेंबली इंतखाबात यानी विधानसभा के जो चुनाव हो रहे थे मध्य प्रदेश, राजस्थान,
छत्तीसगढ़ की अगर खास तौर से हम बात करें, चूंकि यहाँ पर जो है वो चीफ मिनिस्टर बने हैं या यहाँ पर हुकूमत आई है बीजेपी की, तो मध्य प्रदेश में यादव को सामने लाया गया और जो एक रवायती अंदाज में जो पॉलिटिक्स चल रही थी उसे हटा दिया गया। एक नए आदमी को राजस्थान में लेकर के आया गया, वो ब्राह्मण लोबी से है, मतलब ब्राह्मण कास्ट से वो आते हैं, यानी मतलब अपर कास्ट है, ओबीसी है। उधर जो है छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए कि किस तरीके से शेड्यूल ट्राइब को साधने की कोशिश की गई है। और अब आप कह रहे हैं कि एक तरीके से ये जो समाजवादी पार्टी, आरजेडी या दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करती हैं, उनके लिए ये एक बड़ा चैलेंज है। बीजेपी जिस तरीके से वो कार्ड खेल रही है कास्ट पॉलिटिक्स का, उससे पार पाना मुश्किल है इन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। कीर्ति निधि जी, मैं आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी जो है पीडीए यात्रा निकालती है, पीडीए का एक फॉर्मूला लेकर के आगे बढ़ रही है, मगर हालांकि बात हो रही थी अभी हरियाणा की। हरियाणा में एक नया प्रयोग है और मध्य प्रदेश की भी मैंने बात की थी। यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। यादव को जो है मध्य प्रदेश की, यादव जो लीडर हैं उनको वो दी गई है, उनको वहां पर मतलब जिम्मेदारी दी गई है और उनका असर ऐसा माना जा रहा है कि वो बिहार और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। किस तरीके से आपके पास जो है वो रणनीति होगी, आप कुल मिलाकर के इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए काम कर रही है जी, मैं उससे भी जवाब दूंगा। हरियाणा का सवाल उससे रखूंगा। हरियाणा के सवाल मनोहर लाल खट्टर सरकार के बाद जो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं प्राप्त कर पाई थी और जेजेपी के सहयोग से सरकार बनी। आज जेजेपी वापस है और चुनाव के वक्त गठबंधन बदल चलेगा और हमेशा होता है। किसी दल में कटेगा, दूसरे दल वाले कटेगा, तो ये चलता है। और इस देश के अंदर जनता पार्टी किसको बना रही है, किस जाति को बना रही है, उससे भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल महत्वपूर्ण जो समाजवादी पार्टी ने नाम दिया और पीडीए का ऐसे नहीं, पीडीए की रणनीति जो बना ऐसे नहीं बना रहे, ये की रणनीति पे खुशी 79,000 अगर शिक्षक में अगर पिछड़े तत्वों का बाकायदा मुख्यमंत्री को कहा हाईकोर्ट मुकदमा चला, लड़के तो आंदोलन करना पिछड़े दलित समाज के अपने नौकरी के लिए जो चयनित शिक्षक भर्ती है उनको नियुक्ति नहीं मिल पाए तो आरक्षण बचाने के लिए पीडीए के तहत जाति को पीडीए के तहत जो अन्याय होगा ऊपर उसको रोकने का पीडीए के तहत जो अल्पसंख्यक का कॉम्बिनेशन अगर शोषित वंचित आधी आबादी, अब आधी आबादी का सवाल था महिला आरक्षण मिलाया, महिला आरक्षण में एसटी को आरक्षण दिया गया लेकिन पिछड़ी कास्ट की महिलाओं को छांट दिया गया। समाजवादी पार्टी पहले से लगातार कई डिबेट में बात होती है कि पिछड़ी जाति के महिलाओं का और अल्पसंख्यक महिलाओं का भी आरक्षण तय किया जाए, उसमें ठीक है उनका भी कोटा फिक्स करो कि हर समाज की महिलाएं जाएं। अब जो पिछड़े गरीब हैं वो बात ठीक है, मैं तो मेरा सवाल ये चैलेंज है समाजवादी पार्टी के सामने जो बीजेपी ने दे दिया है अति पिछड़ों की और पिछड़ों की पॉलिटिक्स के लिए चेहरे भी अब सामने आ गए हैं। देखिए पहले क्या था, पहले जो है वो अक्सर बीजेपी में ये देखा जाता था, दूसरे लोगों की शिकायत भी रहती थी कि अब वही बात कर लीजिए जो है मध्य प्रदेश की, आप वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे वक्त से चीफ मिनिस्टर थे, उन्हीं को मौका दिया जा रहा था, मगर ये रवायत तोड़ी है बीजेपी ने और ये कहीं ना कहीं 2024 के लिए पूरी रणनीति है। और मैं सवाल करूंगा बीजेपी से भी जब उनका नंबर आएगा कि हाँ ये जो जेजेपी ने है ये जो सपोर्ट वापस लिया है, कहीं इसके पीछे कोई मतलब यही रणनीति तो नहीं थी? हाँ जी साहब, एक बात कहूंगा जी कि अगर मैंने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में हाँ आज भी 6800 विद्यार्थी 600 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी पिछड़े और दलित समाज के मंत्री हैं, मैं तो उन सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि कोई पहल करके उन विद्यार्थियों का भला कर दे जो चयनित शिक्षक भर्ती में, हाँ ठीक है, जिसको आयोग भी स्वीकार कर रहा है कि उनका आरक्षण नहीं मिल पाया। अभी क्या कहा बीजेपी के एमपी ने कहा 400 सीट इसलिए चाहिए अनंत हेगड़े ने
400 सीट इसलिए चाहिए कि इस देश का संविधान बदलना है। 400 सीट देश के विकास के लिए नहीं, संविधान बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। ये बात उनके एमपी ने कहा। ये अंदर का जो सच है वो बाहर आ रहा है। ठीक है, आरक्षण समाप्त करना है, संविधान बदलना है, पिछड़े दलितों को फिर उनके जगह पहुंचाना है। ये सोच है भारतीय जनता। चेहरे कम नहीं चलेगा। ठीक है तेजस जी, आपके पास आता हूँ। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। कीर्ति जी, मैं आपके पास वापस आऊंगा। तेजस जी, आप बताइए कि किस तरीके से आप इस पूरी पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, क्योंकि हमने देखा 2 दिन पहले ही बीजेपी के एक बड़े लीडर जो मेंबर पार्लियामेंट भी थे, वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल हुए। राजस्थान के जो है एक लीडर जो बीजेपी से 2 बार एमपी थे, सेकंड टाइम जो है वो मेंबर पार्लियामेंट थे, वो भी जो है वो कांग्रेस में आ गए। तो ये उठापटक का दौर, अभी तक जो एक परसेप्शन था या जो एक इंप्रेशन ये था कि बीजेपी के लीडर्स जो है वो पार्टी नहीं छोड़ रहे हैं, वो टिकट मिले उन्हें या ना मिले वो वहीं के वहीं है। ये थोड़ा सा अभी पिछले 2-5 दिन के अंदर ये मिथ जो है टूटा है कि अब बीजेपी के लीडर्स भी छोड़ रहे हैं, अब बीजेपी से भी सपोर्ट वापस ली जा रही है, जेजेपी ने जैसे आस ले ली। कुल मिलाकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ये कांग्रेस के लिए तो मतलब थोड़ा सा अच्छा माहौल लग रहा है क्या? आपने जो सवाल पूछा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हो या वरिष्ठ नेता हो, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। ये बात सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी पार्टी से आए नेता को सर्वोच्च स्थान देती है, उन्हें चुनाव लड़वाती है। किसके कंधे पर? भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता या फिर उनके कार्यकर्ता के दम पर। अगर आपकी ही पार्टी में असंतोष हो रहा है तो उसका कारण भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को जानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरी पार्टी से नेता को लाया जाता है और अपनी पार्टी में सर्वोच्च स्थान दिया जाता है, और जो पुराने नेता है उनको कह दिया जाता है कि आप घर पर जाकर बैठिए। जैसे हरियाणा की बात आपने कही कि हरियाणा में भी आज वही हो रहा है कि एक के पास सत्ता थी, उससे सत्ता का छीन लिया गया और दूसरे को दे दिया गया। ये संदेशा सीधा है कि आपके दम पर ये सरकार नहीं है, हम बाहर से नेता लाएंगे और हमारी सरकार बनाएंगे और आपको घर पे बिठा देंगे। आज हरियाणा में ये कहा जा रहा है कि कास्ट का कार्ड खेला गया है, जाति का कार्ड खेला गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि किस प्रकार किसान आंदोलन में बीजेपी और जेजेपी की सरकार के द्वारा किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, टीयर गैस छोड़े गए। क्या वे हरियाणा के किसान भूल जाएंगे? हरियाणा के किसान आज नात जात सब कुछ भूल कर एक हो गए हैं। तो इस मुट्ठी की तरह किसान बन के सवाल कर रहे थे सरकार। राकेश पोद्दार जी, आपके पास आता हूँ। हाँ देखिए, बहुत सारी बातें हैं। अब दिनेश जी ने बड़ी अहम बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो एक मतलब एक परंपरा चली आ रही थी, या वो अपने आप को जो है वो पिछड़ों का अपने आप को मतलब बताते थे, अलंबरदार या लीडर बड़ा बताते थे, उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा चैलेंज जो है वो बीजेपी ने एक सेट कर दिया है, या बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया है। मगर सवाल ये भी उठता है यहाँ पर कि ये तमाम जो कुछ भी आज हरियाणा में देखने को मिला, कहीं ये सोची समझी मतलब रणनीति तो नहीं है? चूंकि बीजेपी जहां से मतलब जो है वो सोचना शुरू करती है ना, मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की सोच तो वहां तक खत्म हो जाती है, लोग ऐसा कहते हैं। मतलब तो ये कहीं रणनीति तो नहीं थी कि भाई ये सपोर्ट वापस ली जाएगी, उसके बाद जो है वो इस्तीफा देंगे, फिर नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और उसमें हमने देखा कि जो विधायक दल की बैठक चल रही थी, एक बड़े लीडर थे जो होम मिनिस्टर भी हैं, वो चले गए बैठक छोड़ करके, नाराज हो गए वो इनके नाम पर। तो ये कहीं कुछ सोची समझी मतलब पूरी एक पॉलिटिक्स और पूरी रणनीति तो नहीं थी। जी राकेश जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ भाई साहब जितने भी बैठे हुए हैं, जो 2024 का चुनाव है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है राष्ट्र के निर्माण के लिए। राष्ट्र के निर्माण के लिए हम लोग चुनाव मैदान में जा रहे हैं। रही राष्ट्र के निर्माण की बात, मैं कहना चाहता हूँ हमारे पास 1133 विधायक हैं जो ओबीसी से आते हैं, और 163 विधान परिषद वो हमारे ओबीसी से आते हैं, और जो सांसद हैं 27% सांसद ओबीसी से आते हैं। तो इनकी चिंता किसी को नहीं करनी चाहिए। हम लोगों का एजेंडा हमेशा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यानी अंतिम पंक्ति में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, चाहे दलित हो, चाहे मादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, कोई भी जाति वाले हो, सबको हम लोगों को साथ लेके चलने का, देश में उसका भी योगदान है, उनको ले चलने का कर्तव्य बनता है हम लोगों को। रही बात, अब मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने 60 साल देश के अंदर राज किया। इनको जनता ने जनादेश दिया, इन्होंने जातिवाद किया। जनता ने
जनादेश दिया तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जनता ने जनादेश दिया तुष्टीकरण की राजनीति इन्होंने किया। लेकिन आज देश के अंदर इन्होंने, कभी आप देखे होंगे 60 साल 65 साल राज करने के बाद भी कहते थे कि सड़कें मैं बनाऊंगा, गरीबी मैं खत्म करूंगा, पानी मैं दूंगा, बिजली मैं दूंगा। देश में अब एक गरीबी खत्म करने का या सड़क का, पानी का, बिजली का मुद्दा अब देश में खत्म हो गया। अब देश में जो मुद्दा है, देश को शक्तिकरण का, राष्ट्र के निर्माण का मुद्दा है, देश में चलने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं बार बार, हमारे पास 16 करोड़ कार्यकर्ता हैं, 16 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। तो हम लोगों को संदेश दिया जाता है और हमें शिक्षा दिया जाता है कि पहले राष्ट्र होगा, फिर पार्टी आपकी होगी, फिर आप लोग होंगे। तो हम लोग हमेशा राष्ट्र के लिए सोचते हैं कि 16 करोड़ कार्यकर्ता कोई सभी सांसद नहीं बन सकते, सभी विधायक नहीं बन सकते, सभी मंत्री नहीं बन सकते, उसमें कुछ ही लोग बनते हैं और बाकी रहो सभी लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए लगे हुए ना। तो भारत हम हमेशा कहते, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा, हमारे भाई साहब कह रहे थे कि माई समीकरण हम लोगों ने बनाया। भैया माई समीकरण से क्या उत्तर प्रदेश का भला हो सकता था? बिहार में आप पहले हमारे लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि माई समीकरण हम लोगों ने बनाया। क्या माई समीकरण से बिहार का भला हो सकता था? नहीं हुआ। लोगों ने देखा, अखिलेश जी की सरकार देखा। हम कहना चाहते हैं, आज तेजस्वी जी कहते हैं कि बाप भी हमारे साथ है। तो यार ये माए बाप की पार्टी, परिवारवाद की पार्टी कैसे कब तक चलेगी? देश को अगर शक्तिकरण करना है, सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, सबका विश्वास चाहिए, सबका प्रयास चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। हम लोगों ने गुलामी की जंजीर को भी खत्म करने का पर एक चीज तो मानेंगे राकेश जी, एक चीज तो मानेंगे, अभी पिछले हफ्ते 10 दिन में एक मिथ जो है वो थोड़ा सा टूटा है और वो ये था कि भाई बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, बीजेपी से कोई नहीं जा रहा है। अभी हमने देखा, चाहे हरियाणा की बात कर लें या राजस्थान की बात कर लें और भी कई अलग सूबों में, पार्टी जो है वो छोड़ी है। बीजेपी के लीडर्स ने भी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टियों में गए हैं, कांग्रेस में भी गए हैं, दूसरी पार्टियों में भी गए हैं और जेजेपी का समर्थन वापस लेना, सपोर्ट वापस लेना इलेक्शन से ठीक पहले। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि पहले ये था कि भाई बहुत डिसिप्लिन है यहाँ पार्टी में, जो फैसला हो गया सब उसको एक आवाज में एक्सेप्ट करते हैं, मगर ऐसा अब इंप्रेशन जा रहा है कि सब कुछ जो है वो जो कुछ भी था वो टूटता फूटता दिख रहा है। जी खुर्शीद साहब, मैं एक चीज कहना चाहता हूं। मैंने आपको कहा कि 16 करोड़ कार्यकर्ता हैं और हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। इसके अंदर आपको काम करना होगा। अगर आप काम में सही नहीं पाएंगे, 100% आपने काम नहीं किया, अगर कुछ भी आपकी त्रुटियां होंगी तो पार्टी उससे आपको निकाले जाएंगे और निकाले जाएंगे यानी पार्टी से आपको मतलब पद से हटाया जाएगा, आपको संसद पद से हटाया जाएगा या विधायक पद से हटाया जाएगा। काम करना होगा। यहाँ जुमलेबाजी नहीं होती हमारी पार्टी में, ना यहाँ परिवारवाद की बात चलती है, ना किसी की गुटबाजी चलती है। अगर आपको हमारे एजेंडे पे काम करना है तो हमारे साथ रहिए, अगर नहीं करना है तो आप अपना रास्ता देखिए। हमारे विचार एकदम राष्ट्रवादी है। हम लोग कहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे कि जहां बलिदान हुआ मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम लोगों ने 50 साल देश की लड़ाई लड़ने का काम किया, कश्मीर की लड़ाई लड़ने का काम किया, एक संविधान, एक झंडा के साथ एक विधान लाने का काम किया। आज हम कहते गुलाम की जंजीर। आप खुर्शीद साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं और हमारे देश के आप जैसे एंकर और भविष्य हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो राजपथ था, वो राजपथ पे एक राजा का, किंग जॉर्ज था, उनके नाम से प्रसिद्ध था। क्या हम लोगों ने बदल दिया? कोई गलत काम किया? पुराने सदन थे, नए सदन बनाने का काम किया। आज 35 किलोमीटर प्रतिदिन खुर्शीद भाई सड़क बनाते हैं। इन लोग 9 महीने में मात्र 35 किलोमीटर सड़क बनाते हैं। इनका गलत देखिए, इन्होंने जो काम किया। मैं नहीं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं इनसे, आप अपनी दुकान पे, कांग्रेस को बार बार कह रहा हूं कि आप अपनी दुकान पे पुराने माल को मत बेचिए, नया माल लाइए। चाहे वो सपा में भी चले आ रहे हैं, इस पे आज अखिलेश जी तो नए हैं भाई, इलेक्शन यंग है वो, तो उनको कहाँ मतलब टारगेट कर रहे हो आप? क्यों साहब? कीर्ति जी, अखिलेश भी क्या बुजुर्ग हो गए? ये पोदार साहब कर जी, अब इनके पास कोई पैमाना नहीं, इनके पास लोकतंत्र का डिक्टेशन है। जो काम नहीं करेगा कौन करेगा? कौन अपॉइंट कर रहा है मुख्यमंत्री? कौन मुख्यमंत्री बना रहा है शिव सैनिकों को? उसके पीछे किसका निर्देश था? जिन राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए गए सबके लिए एक पर्ची गया था भारत सरकार के प्रधानमंत्री की तरफ से। और ये कह रहे लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जेपी नड्डा साहब का चुनाव किस लोकतंत्र से हुआ था जरा बताएं? उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव किस लोकतंत्र से हुआ बताएं? कौन सी बैठक हुई, कौन से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ जहां प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए? किस लोकतंत्र के तहत राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ाया गया? इनके भारतीय जनता पार्टी कहां लोकतंत्र है?
और ये राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे थे। मैं इनसे पूछ रहा हूं, क्या राष्ट्र के निर्माण में किसानों का योगदान है कि नहीं, जिसके लिए कील और कांटे जा रहे थे? क्या राष्ट्र निर्माण में उन बेटियों का सहयोग है कि नहीं जो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रही थी इनके भाजपा सांसद के खिलाफ? क्या राष्ट्र के निर्माण में बेरोजगार युवाओं का योगदान है कि नहीं है जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है? क्या राष्ट्र के निर्माण में उन पिछड़े समाज के लोगों का योगदान है कि नहीं जिसका आरक्षण इन लोगों ने लूट लिया? क्या राष्ट्र के निर्माण में दलितों का योगदान है कि नहीं जिसका आरक्षण ये लोग लूट रहे हैं? जो एक साजिश के तहत पूरे देश की सरकारी विभागों का निजीकरण करके लगातार आरक्षण को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं, क्या उनका राष्ट्र के निर्माण में योगदान है कि नहीं है? ये राष्ट्र निर्माण का खोखला दावा कर रहे हैं। हम 50 साल संघर्ष किए, अब इनका अगर इतिहास बताया जाएगा तो जो इतिहास हो बहुत खराब है, देश की आजादी के पहले से लेकर अब तक का। और ये कह रहे थे हम लोग जुमलेबाज नहीं है। इनके प्रधानमंत्री ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार देंगे, बाद में कह दिया जुमला था। ठीक है, इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे तो सिलेंडर 400 का 1000 कर दिया, कहे जुमला था। कहे थे बेरोजगारी बढ़ गई, बाद में पूछा गया कह दिया जुमला था। ठीक है दिनेश जी, ये एक बात आई है पर्ची पॉलिटिक्स की, और वो कुछ महीने पहले देखने को मिला था कि भाई पर्ची खोली जा रही थी और फिर वो चीफ मिनिस्टर का नाम सामने आ रहा था। भाई जाहिर तौर पर एक पॉलिटिकल सिस्टम है, आला कमान है, जैसे कांग्रेस में वैसे बीजेपी में, तो वो उनकी मर्जी है वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाए किसको नहीं। जाहिर तौर पर ये है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी के एक विशेषाधिकार है उनका कि भाई वो किसको बनाएंगे किसको नहीं। मगर मेरा सवाल ये है कि ये जो पहले 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, एक रवायती अंदाज की जो पॉलिटिक्स आ रही थी कि भाई डॉक्टर रमन सिंह हैं तो भाई उन्हीं को मौका मिलेगा, या वसुंधरा राजे हैं राजस्थान में तो उनको मौका मिलेगा, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थे मध्य प्रदेश में, उन्हीं को जो है चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। मगर बीजेपी ने किसी बात की परवाह नहीं की, बीजेपी आला कमान ने, और उन्होंने वो नाम तय किए जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुनासिब थे। कास्ट पॉलिटिक्स भी थी, तमाम तरह का उनका समीकरण था। जाहिर तौर पर चूंकि जो भी काम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है वो गुना भाग करती है कि भाई किसको बनाने से क्या कुछ जो है वो फायदा होगा या नुकसान होगा। अब आज मनोहर लाल खट्टर साहब को जो है एक तरीके से वो हटे नहीं, हटाया ही गया है, ये भी मान लीजिए, ये तो मेरा ख्याल के मानना पड़ेगा आपको भी। क्या लगता है आपको कि ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सूबों तक भी जो है इसकी आंच पहुंचेगी, और जो मठाधीश है पॉलिटिक्स के, राजनीति के, उनकी जो है मतलब उनको भी सोचना पड़ेगा कि अब उनका भविष्य क्या है, आने वाले वक्त में उनको गद्दी पर वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है क्या? कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? रब्बानी साहब, महाभारत काल में जब एक स्वयंवर में मछली की आंख जी फेंकने का समय आया, सारे बड़े बड़े धनुधर बुलाए गए। बिल्कुल। कहा गया कि मछली की आंख फेंकी है, तो उससे पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो एक योद्धा बोलता मुझे मछली की आंख। तो उसने कहा जाइए, आप मछली की आंख नहीं भेज पाएंगे। दूसरे से पूछा गया कि क्या दिखाई दे रहा है? मुझे मछली का चेहरा। बोले आप भी हटिए। अर्जुन को बुलाया गया, उससे पूछा गया आपको क्या दिखाई दे रहा है? मुझे मछली की पुतली को भेंट करना था। भारतीय जनता पार्टी वो कर, ये बाकी जितने हैं ये कोई मछली का चेहरा देख रहे हैं, ये कोई मछली की आंख देख रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत ही दिमाग से एक थिंक टैंक के साथ अपने लक्ष्य को भेज रही है और भेजने में सफल हो रही है। हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे भी कि वो बीजेपी छोड़ के लोग जा रहे हैं। भैया जरा बताना कहां जा रहे हैं। दूसरी बात देखिए, मैंने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश में इस समय बैकवर्ड पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। और हमारे अखिलेश यादव जो है, या मैंने अभी उनका जिक्र किया, उनका लालू यादव और तेजस्वी यादव का, ये लोग उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन्होंने अपने जो टारगेट है वो बहुत सीमित कर लिए हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए बस, 5 साल उसी में खुश है ये। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत प्लान के साथ चल रही है। खट्टर साहब को हटाने के पीछे ये उद्देश्य नहीं है उसका कि कोई काम नहीं कर रहे थे या फेलियर थे इसलिए हटाया गया, बल्कि वहां पर उनको 10 साल का मौका दिया गया ना, भाई अगले साल ही तो चुनाव होना है। वहां पर उन्होंने एक बैकवर्ड प्रयोग किया। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी डायरेक्टली दलित जाट पॉलिटिक्स का मुकाबला नहीं कर पाती है, इसलिए वो बहुत समय से इस बात की ताक में थे कि कोई ऐसा सर्वमान्य चेहरे लाए हम
जो कि जाट पॉलिटिक्स का मुकाबला कर सके, तब खट्टर आए। वहां पर खत्री पंजाबी जितने इकट्ठे हुए और वहां पर लालू यादव और वहां पर बंसी लाल और देवराज सब गायब हो गए। ये जो सैनी चेहरा आया है, युवा है, यंग है, आप सोचेगा, हम तो सोच भी नहीं पाते थे जी। उन्होंने इनको उसको लाया। सैनी एक वहां पर काफी संख्या में भी है, बैकवर्ड को जोड़ते हैं, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी वहां पर है वो, तो एक प्रयोग सफल है। मैं जहां तक देखता हूं परिणाम क्या होगा, ये तो मतदान के बाद पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा क्या परफॉर्मेंस करता है, लेकिन प्रयोग तो है। हाँ, पर मोटे तौर पर ये दिख रहा है, अब मोटे तौर पर ये दिख रहा है कि बीजेपी को छोड़ करके बाकी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर हैं, मतलब चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी भी है, जेजेपी है, और भी कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो अब लड़ेंगी आपस में, या वो मतलब इस कश्मकश में रहेंगी, इस जद्दोजहद में रहेंगी कि कैसे जाट वोटों को अपनी तरफ खींचा जाए, जोड़ा जाए। क्योंकि मुझे लगता है आपकी बातों से भी, और जो भी स्ट्रेटजी है बीजेपी की, वो मुतमईन है, उसको लगता है कि कोई बात नहीं, जाट अगर नाराज होंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे लोग अगर मिल करके वोट कर गए बीजेपी को तो बेड़ा जो है वो पार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, मैं आपकी बात काट के छोटी सी बात कहूंगा। जी, देखिए, जेजेपी हो या और क्षेत्रीय दल हो, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत छोटे हैं और ये अब एकमात्र टूल्स बनकर रह गए हैं। अब बीजेपी के लिए आज जेजेपी शूट कर रही है, कल को कोई और शूट करेगा, वहां पर कोई कुछ और करेगा, तो ये प्रयोग बीजेपी चला रही है। जैसे आंध्रा के अंदर तेलुगु देशम पार्टी से पहले समझौता था, लेकिन अब टूट गया था लंबे समय, तो फिर हो गया, फिर वापस जुड़ गए, तो ये वापस जुड़ गए। और अभी आप ये मत मानिए कि बिहार के अंदर नीतीश और क्या नाम लालू यादव के अंदर अगर पॉलिटिकल दुश्मनी है तो बनी रहेगी। ये राजनीति है, इसके अंदर कौन किसका कब मित्र बन जाए कुछ नहीं कह सकते आप। परंतु इस समय लोकसभा इलेक्शन सामने है, उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी ने जो बैकवर्ड का प्रयोग शुरू किया है, उसकी काट ढूंढना क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के और खासतौर से आपके बिहार के बैकवर्ड के वश की बात नहीं है, उनको इससे बड़ी लाइन खींचनी होगी। ठीक है कीर्ति जी, मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा इस बात पर, क्योंकि जाहिर तौर पर जो समाजवादी पार्टी है और इंडिया ब्लॉक अभी जो जितना भी जोर दे रहा है, इंडिया ब्लॉक के लीडर्स, और उसमें चूंकि इंडिया ब्लॉक को एक तरीके से कांग्रेस लीड कर रही है, कांग्रेस जो है अपोजिशन की बड़ी पार्टी है, और राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक जीतती है, इंडिया ब्लॉक की हुकूमत बनती है मरकज में, तो वो कास्ट सेंसस कराएंगे, कास्ट बेस्ड जो है वो एक तरीके से जनगणना होगी, यानी और किसकी कितनी मतलब जितनी भी उसकी आबादी है उस आबादी के मुताबिक उसको हिस्सेदारी सियासत में और नौकरियों में और प्राइवेट नौकरियों की बात करें, मतलब यानी कुल मिला करके पिछड़ों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं सब लोग, और पिछड़ों की पॉलिटिक्स कर रहे थे तो बीजेपी भी वहां पर आ गई है और उसने भी अपने पत्ते फेंक दिए हैं। कुल मिला करके मैं वापस वही सवाल करूंगा कि ये कितना बड़ा चैलेंज है। अब समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंज की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं कि ये इंडिया ब्लॉक के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बीजेपी अलग तरह की पॉलिटिक्स करती है, सब जानते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी भी बहुत लंबा चौड़ा गिनती गिना रहे थे कि 1100 एमएलए हैं और 150 से ज्यादा उनके विधान पार्षद हैं, 27% एमपी है। मैंने आपसे एक सवाल किया इस डिबेट के शुरुआत में, कहा एक बार कि कोई भी पिछड़े जाति का मिनिस्टर हो, भारत सरकार का और राज्य सरकार का, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई विधान परिषद का सदस्य हो, कोई तो 6800 चयनित शिक्षकों के पास चला जाता, वो मंत्री के दरवाजे पे जा रहा है, मंत्री नहीं मिल रहा जो पिछड़ी जाति का है। कल्याण सिंह जी के पोते के दरवाजे पे धरना दे रहे हैं, लाठियों से पीटे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है, यही तो पिछड़ी जाति, ये सच्चाई पिछड़ी जाति के लोग जान गए, पिछड़े समाज के लोग इस सच्चाई से अवगत है, केवल चेहरा दिखा रहे, ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि आरएसएस की तो शुरू से भावना नहीं है कि संविधान में बदलाव हो, पिछड़ों का आरक्षण समाप्त हो जाए, दलितों का आरक्षण समाप्त हो जाए और सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर दिया जाए, जिससे सीधे न हो पाए तो उस आधार पे आरक्षण समाप्त कर दिया जाए। बीजेपी इस पे काम करे, इस सच्चाई को पिछड़ा समाज और दलित समाज समझ गया। हमारे नेता ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि विश्वविद्यालयों में जितनी नियुक्तियां हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक एक दो दो पदों पे वैकेंसी निकाल करके की गई, जिससे पिछड़े और दलित समाज को आरक्षण देना पड़े। आप आंकड़ा देखिए, कुलपति किस जात के लोग हैं, कहां पिछड़े दलित समाज के लोग नियुक्ति पा रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में कहां वो शामिल है, कहां कहां है, कै % उनकी हिस्सेदारी है,
ये सवाल पूछने पर बीजेपी इसका कोई सार्थक जवाब नहीं दे पाती। उसका नतीजा यह है कि बीजेपी चेहरा दिखा रही है और पिछड़े दलित समाज के लोग जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पे काम कर रही है, आरएसएस की सोच पे काम कर रही है। इसलिए ये पिछड़े दलितों के साथ धोखा कर रही भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए इस चुनाव में पूरे देश के अंदर, केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर पिछड़ा दलित समाज एकजुट होकर के अल्पसंख्यक समाज इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। ठीक है राकेश जी, भाई साहब ने जो कहा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप जिसकी बात कर रहे हैं, 7 मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं, अभी तो ओबीसी से थे, अखिलेश जी किसी और को क्यों नहीं बना दिया? बनना होता तो खुद अपने आप को बनते हैं। उसी प्रसाद बिहार के अंदर है, लालू यादव जी बनना होता तो अपने बेटे को, अपने पुत्र को बना देते हैं। और आरएसएस प्रमुख की आपने बात की, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने 6 महीने पहले, 1 साल पहले कहा कि आरक्षण के विरोधी हम नहीं, आरक्षण के साथ हैं। तो भैया आप जान लीजिए हम लोग आरक्षण के साथ हैं। आरक्षण बाबा साहब के संविधान, जो आरक्षण लागू हुआ। कैमरा ऑन कर लीजिए, मेरा ख्याल के कुछ इशू है आपके साथ, ऑडियो आपकी आ रही है मगर विजुअल आपके हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो राकेश जी जरा कैमरा ऑन कर लीजिए, कुछ टेक्निकल कुछ इशू है आपके साथ। जी जी, वो एक्चुअली फोन आ गया था। हाँ जी। खुर्शीद भाई, मैं कहना चाहता हूँ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने खुद कहा कि हम आरक्षण के विरोधी नहीं, आरक्षण के साथ हैं। और आप जैसे लोग धर्म समाज में मत फैलाइए, दलित महादलितों में आरक्षण के साथ है, लेकिन सारी सरकारी संस्थाओं का निजीकरण के बारे में बात करेंगे। अब ऊपर काम कर रही है जी राकेश जी। भैया, आपको कुछ दिखता है नहीं, आप बोलना चाहते हैं। जब आपको मौका मिला बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आपने कितना काम किया इसका पता नहीं, और आज हमें पे ही आप बोल रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप समाज विरोधी आदमी है, दलित महादलित विरोधी आदमी है। आपकी विजुअल्स जो है बार बार जा रहे हैं, आपका वीडियो बार बार जा रहा है। आप प्लीज जो है कुछ देर के लिए बात कीजिए, बाकी कॉल्स को काट दीजिए प्लीज। तेजस के पास में आऊंगा। तेजस साहब, क्या किस तरीके से देख रहे हैं ये जो बदलती सियासत है, इसमें कांग्रेस के लिए मैंने पहले तो कहा था कि कोई मतलब शायद कुछ अच्छे दिन नजर आ रहे हैं, मगर ममता बनर्जी तो नाराज हो गई। ममता बनर्जी ने तो 42 के 42 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया वेस्ट बंगाल में, और बड़ी वो मतलब जो है एक मजबूती के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन अब आपका वहाँ गठबंधन नहीं है, और जो अधीर रंजन चौधरी है उनके सामने भी एक मजबूत उम्मीदवार उन्होंने उतार दिया यूसुफ पठान को। तो कहीं ना कहीं ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई अधीर रंजन के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी वेस्ट बंगाल में। हाँ, इंडिया गठबंधन की बात, हाँ, पूरे बंगाल में उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया। हाँ, अगर उम्मीदवारों को घोषित कर दिया गया है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बात कहीं चल रही है। और ये बड़े लोगों की बात है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव में आया हूँ। निश्चित तौर पर जो आपने बात बोली है उसको लेकर बातें चल रही है, उसका समाधान भी निकलेगा। लेकिन आप बार बार ये बोल रहे हैं कि पिछड़ा है वो बीजेपी के साथ जा रहा है, या फिर पिछड़े की राजनीति बीजेपी कर रही है। गुजरात में 27 साल से ज्यादा समय से सरकार है ना बीजेपी की। आज तक बीजेपी ने एक पिछड़ा दलित गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं दिया, गुजरात का स्पीकर नहीं दिया। ये किस पिछड़े और दलित की राजनीति करते? अरे भाई, गुजरात में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो पिछड़े हैं, वो पिछड़े वक्त से आते हैं, वो भी तो चीफ मिनिस्टर है वहां के। अरे भाई साहब, वो नरेंद्र मोदी सर यहाँ से चले गए 10 साल हुए। ये 10 साल में एक भी पिछड़ा वर्ग से मुख्यमंत्री बना क्या गुजरात में? एक भी स्पीकर पिछड़ा वर्ग से बना क्या? एक भी ट्राइबल, एक भी आदिवासी को मौका मिला क्या? नहीं मिला। क्यों नहीं दिया गया? आज गुजरात की कैबिनेट में कितने दलित है, कितने पिछड़े, कितने आदिवासी? आप बताइए, जवाब ही नहीं। अच्छा छोड़ दीजिए, अरे भाई आप छोड़ दीजिए उनको, अब आप बताइए कितने हैं आपके पास कोई संख्या हो तो बताइए आप। नहीं, एक दलित है, एक ही दलित मिनिस्टर है, वो भी महिला है। नहीं है इनके पास चेहरा। राकेश जी जवाब दीजिए इनकी बात का। राकेश जी जवाब दीजिए, राकेश जी जवाब दीजिए इनका कल्याण करने की बात नहीं करते। क्यों? ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए। आदिवासी की गुजरात में आती है, उनका स्पीकर क्यों नहीं बनाया गया? ये कौन से दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं? इनसे जवाब लेना चाहिए। लेकिन इनको सिर्फ राजनीति करनी है, वोट की, और इसीलिए बोलते हैं कि हम दलित और पिछड़े का कल्याण करते हैं, लेकिन आज तक नहीं किया। गुजरात में ये बताइए ना कितने लोगों को कल्याण किया इन लोगों ने। हाँ, ठीक है, राकेश जी जवाब दे दीजिए जरा। खुर्शीद जी, आप देख सकते हैं कि अगर हम लोगों ने कल्याण नहीं करते तो गुजरात में अपना ही रिकॉर्ड हम लोगों ने अपना तोड़कर वहां का सरकार बनाने का काम किया। और दूसरी बात, आज दलित की बात कर रहे हैं, देश की महामारी। उसके लिए तो आपको आम आदमी पार्टी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। कई बार समीकरण ऐसे बनते हैं साहब कि पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं किसी और की वजह से।
नहीं खुर्शीद साहब और देश के महामहिम राष्ट्रपति जी। महोदय, अभी आप इनको नजर नहीं आ रहा, ये लोग तो विरोधी थे, महामहिम के वोट में इन्होंने समर्थन नहीं दिया। हम लोगों तो उनको भी बनाने का काम किया। इससे पहले रामनाथ कोविंद जी थे, पूर्व हमारे महामहिम राष्ट्रपति, उनको भी बनाने का हम लोगों ने काम किया। पिछली बार जी। हम लोगों ने दलित को बनाया, इस बार महादलित को बनाया। तो भैया हमारे साथ सब लोगों को लेके चलने का काम करते हैं। आप जहाँ महादलित की बात करते हैं, बिरसा मुंडा जी के 70 साल देश की आजादी हो गई, आप लोग कभी गए उनके घर पे? लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका आदम कद एक प्रतिमा बनाने का काम किया, उनके घर भी गए। तो यार भैया हम लोग किसी के विरोधी नहीं है, हमारे साथ सबका साथ लेके चलने का काम करते हैं। एक हर अंतिम पंक्ति में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह हम लोगों ने लोगों के घर में शौचालय बनाने का, घर बनाने का, रोड बनाने का, लोगों का बीमा करने का काम किया। 5 लाख रुपया हम लोग देते हैं स्वास्थ्य के लिए, कि किसी तरह आप अपना स्वास्थ्य का इलाज सरकारी अस्पताल या प्राइवेट सेक्टर में भी जाके करा सकते हैं। तो हम लोग उसकी चिंता करते हैं, आपको किसी की चिंता नहीं चाहिए। युवाओं की बात कर रहे थे भाई साहब, हम लोगों ने रोजगार नहीं दिया भैया। 3.5 करोड़ लोगों को हम आंकड़े, भारत सरकार का आंकड़े बता रही है कि 3.5 करोड़ लोगों को हम लोगों ने आत्मनिर्भर किया। 1 करोड़ को सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ को प्राइवेट सेक्टर में काम किया। मैं नहीं बता रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी ने एक आयोग बना के गए थे जब उनकी सरकार थी, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बनाया था इस सरकारी नौकरी से प्राइवेट सेक्टर में कैसे इसका आंकड़े निकाले जाए। उस आंकड़े से बता रहा हूँ, इनके ही आंकड़े, इनके ही आयोग बनाए हुए थे। मगर राकेश जी एक चीज जो है वो सबको मतलब जो है वो सवाल सबके जहन में रहता है, और वो ये है कि बीजेपी जो है वो अलग तरह की पॉलिटिक्स करने की बात करती है। वो कहती है कि सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेंगे, जात पात धर्म ये पॉलिटिक्स हम नहीं करते। मगर अभी जैसे दिनेश जी भी कह रहे थे कि ये ट्रम्प कार्ड खेला है बीजेपी ने, खास तौर से अभी हरियाणा की बात हम करें, उससे पहले जो है मध्य प्रदेश में यादव को बना करके चीफ मिनिस्टर, और ये ट्रम्प कार्ड की एक तरीके से बात कही जा रही है कि ट्रम्प कार्ड खेला है। मगर फिर फर्क क्या रह गया भाई? इसी बात को तो लेकर के आप जो है वो कांग्रेस को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज जो है, रीजनल पार्टियां, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी हो या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां, उनको टारगेट करते हैं, उनके ऊपर हमलावर होते हैं आप, कि आप जो है वो कास्ट की पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, मजहब की पॉलिटिक्स करते हैं, क्षेत्र की, जबान की पॉलिटिक्स करते हैं। वही अब बीजेपी भी कर रही है। तो फर्क क्या रहा वो लोग समझना चाहते हैं। उचित भाई, देश सभी का है, सभी लोगों का देश है, सभी का अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी बड़े जगह जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, सभी को हम लोग लेके चलने का काम करते हैं। हम एक चीज बताना चाहते हैं, अगर हम यादव को नहीं बनाएंगे या यादव को मुख्यमंत्री बनाया तो उसमें जाति नहीं, उसमें क्या है कि वो पिछड़े हुए थे, उनको भी उठाने का काम हमारा जिम्मेदारी बनती है। अगर हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाया तो हम लोगों ने संदेश दिया कि आदिवासी लोगों को भी संदेश दिया कि आप भी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं। हम लोगों ने क्या कहते हैं दलित को बनाने का काम किया, तो हम लोग संदेश देने का काम करते हैं कि आप भी इस देश के हिस्सा है, आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो भैया इसमें चिंता करने की क्या बात है? जो भी लोग इस देश में है, सभी का देश है, जितना हक हमारा है उतना दलित का भी है, महादलित का भी है, मुस्लिम भाई का भी है, उतना सभी का हक है। तो सभी को आगे बढ़ाने का काम मुस्लिम भाई का हक तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है बीजेपी ने पिछले हफ्ते ही। सिर्फ एक नाम है उसमें, सिर्फ एक नाम मुस्लिम का। तो कैसे कह सकते हैं आप 200 लोगों में जो है सिर्फ एक नाम? फिर कैसे आप कहेंगे कि भाई वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास? कहां से? खुर्शीद भाई, अभी 543 सीट पे चुनाव होने हैं। 543 तो आप पूरे लड़ नहीं रहे, 400 के आसपास सीटों पे लड़ेंगे। 200 के नाम जारी हो चुके हैं ऑलरेडी। भाई बाकी सीटों पर जो है आपके जो अलाई है वो भी तो लड़ेंगे ना, जो अलाई पार्टियां आपके, जो गठबंधन है जिनके साथ आपका। खुर्शीद भाई, जिसकी जितना हिस्सा उसका देने का हम लोग काम कर रहे हैं, उसकी चिंता कोई ना करे। सर बातें हैं ये। दिनेश जी मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, आपको लगता है कि मतलब ये मैं सवाल आपसे भी पूछूंगा कि एक बीजेपी के बारे में वो खुद भी इस बात को क्लेम करती है और दूसरे लोग भी कई बार जो है वो इस बात का जिक्र करते हैं कि बीजेपी जो है वो कम से कम ये कास्ट पॉलिटिक्स से तो अलग है, धर्म की पॉलिटिक्स में तो हमेशा नाम आता है। मगर ये जिस तरीके से अभी जो भी कुछ चल रहा है, जिस तरह की पॉलिटिक्स है, अल्टीमेटली वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो भी सियासत कर रहे हैं। देखिए रब्बानी भाई, आप याद कीजिएगा जी कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे जी, तो कांग्रेस के समय से, कांग्रेस की सरकार के समय से मंडल कमीशन की फाइल धूल जो खा गई पड़ी हुई थी रद्दी की टोकरी में। लेकिन जब राजनीतिक अवसर को भुलाने का या राजनीतिक रूप से बदला लेने का जब प्रश्न आया और लगा विश्वनाथ प्रताप सिंह को कि मैं तो गया
प्रधानमंत्री हूं, क्योंकि देवीलाल जी परेशान कर रहे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि उन्होंने शपथ ग्रहण में जो है एक बार प्रधानमंत्री बोल दिया था, तो कहना पड़ता राष्ट्रपति जी को कि वो प्रधानमंत्री बोलिए जी याद होगा आपको। जी तो देवीलाल जी की महत्वाकांक्षा इतनी थी कि वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को हटा के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हाँ लेकिन उनसे काट के लिए उन्होंने मंडल कमीशन लागू कर दिया, और तब से ये देश जाना कि कौन पंडित है, पंडित में कौन सा पंडित है, कौन कश्यप है, कश्यप में कौन सा पंडित है, यादव है तो ये क्या कृष्ण वाले यादव हैं या बाले वाले यादव हैं। तो जातियां दिखा दी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। वो एक ऐसा दौर था रब्बानी साहब जब इस देश के अंदर वाकई में एक विघटन की स्थिति पैदा होगी। एक वो दौर था, आज एक ये दौर है कि जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी पंपर तरीके से बैकवर्ड कार्ड खेल रही है, लेकिन बैकवर्ड नाराज नहीं है और अपर कास्ट पे नाराज नहीं है। एक विषय आ सकता है जो मैं मंथन करता हूं जिसके ऊपर कि भारत के मुसलमानों के बारे में जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है वो क्या काम कर रहा है। आखिर उसके दिमाग में क्या सीएए ही है या एनआरसी ही है, या उसके दिमाग में कॉमन सिविल कोड ही है, या इससे ऊपर उठकर और कुछ भी है तो उसके दिमाग में है। हम अभी नहीं कह सकते, ना ही हम उस पर। आपको ऐसे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, चूंकि ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि भाई ये तो क्रोनोलॉजी समझा दी थी होम मिनिस्टर ने कि भाई आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीए आएगा, उसके बाद एनआरसी आएगी, ठीक है साहब, और एनपीआर एनआरपी तमाम चीजें हैं। तो आपको समझ में क्या आता है, चूंकि मुस्लिम तो थोड़ा सा परेशान है ही, कल इस बात का जिक्र कर ही रहे थे हम लोग। लगभग सभी राजनीतिक दल भारत के अंदर जो 22 करोड़ मुसलमान हैं उनकी राजनीति को नियंत्रित करना चाहते हैं। और यही नहीं, जो उनके एजेंडे हैं उनको भी नियंत्रित करना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा इशू है जनसंख्या, जिस पर मुसलमानों पर यह टारगेट किया जाता है कि अपनी जनसंख्या, एक आदमी है उसके घर में 12-12, 15-15 बच्चे हैं। अगर आप और ज्यादा सोचेंगे तो जिस समय इंदिरा गांधी का 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया था, तो उसी समय संजय गांधी का भी एक कार्यक्रम था, 5 सूत्रीय कार्यक्रम। बिल्कुल। उसमें जो सबसे प्रमुख एजेंडा था वो ये था कि मुस्लिमों की जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए और एक खुले तौर पर नसबंदी कानून उन्होंने ऐसा अभियान चला था, बिल्कुल, है ना। उसमें बड़े पैमाने में मुसलमानों की नसबंदी कराई गई थी। उसका परिणाम यह हुआ था कि कांग्रेस को मुसलमानों का वोट नहीं मिला और उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन बीजेपी इसको किसी दूसरे तरीके से कर रही है, वो भी नियंत्रण करना चाहती है, लेकिन उसका करने का तरीका बहुत सॉफ्टिकेटेड है। तो मेरा यह कहना है कि वो करना तो चाहते हैं, लेकिन साथ में मुसलमानों का विश्वास भी तब करना भाजपा के एजेंडे के अंदर शामिल हो रहा है। उसके तौर तरीके वो अपने तरीके से चेंज कर रहे हैं और लागू कर रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जो नागरिकता कानून है वो भारत के किसी भी मुसलमान की नागरिकता को, जो धरती पे पैदा हुआ है, वो उस नागरिकता कानून को कोई भी मुसलमान को डरने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, सीएए से तो सोचने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है, वो तो इसके बाद की कहानी है। अगर वो सब कुछ होता है वो तब शायद दिक्कतें कुछ आएंगी लोगों को। हाँ, उसमें कुछ चीजें आएंगी, लेकिन हो सकता है बीजेपी इसकी कोई आगे चल के काट निकाले। तो हम जो समझ रहे हैं, जैसे भाई साहब अभी हमारे समाजवादी पार्टी के बार बार वो आरोप भारतीयों पर, सिपाहियों के साथ ही हो गया, उसके साथ ही हो गया, ये बहस हो रही बहुत वाइड एजेंडे पर। आपने बहुत बड़ा एजेंडा सेट किया इसके अंदर, डिबेट के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके एजेंडे के ऊपर आप जिस विषय पर डिस्कस कर रहे हैं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से एजेंडे सेट किए लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए, और भारतीय जनता पार्टी ने इस इलेक्शन को पूरी बैकवर्ड दृष्टि से बिल्कुल देश के सामने रखने की कोशिश की है। इसमें कई लोग फंस रहे हैं। अब देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर देखिए क्या हुआ, गुफ्तार टूट गया, खेल के बिल्कुल हो गया। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से उस चीज को हैंडल कर रही है, और मैं नहीं समझता कि इलेक्शन की रणनीतियों में कोई भी दल अपने अवसरों को चूकने की गलती करेगा। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव कैसे चल रहे हैं, लालू यादव कैसे चल रहे हैं, राहुल गांधी कैसे चल रहे हैं, या अब हरियाणा के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है वो क्या है। ये सब एक राजनीतिक टूल है। अब तो इलेक्शन शुरू हो चुका है, इलेक्शन आ चुका है, अब इसमें ज्यादा सोचने की गुंजाइश बचे नहीं, क्योंकि जिन को जहां जाना था वो सेट हो चुके हैं, कुछ और रह गए वो भी सेट हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। कीर्ति जी, क्या कुछ कहना है आपका इस बारे में, जो जिस तरीके से मतलब जो है ये एक दौर है पॉलिटिक्स का और सब कुछ एजेंडे भी तय हो चुके हैं,
जो बिसात बिछनी थी वो बिछ चुकी है। अब बहुत कुछ कहने सुनने और करने को नहीं बचा पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, और इसमें 2 कदम आगे ही दिखती है बीजेपी। क्या आप मानते हैं ऐसा? 2024 का चुनाव में 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार का मूल्यांकन भी जनता करेगी जी, और विपक्षी पार्टियों के जो एजेंडे हैं उस पर भी विचार करेगी, और दोनों पर विचार करके जनता फैसला लेगी। जनता अपने अधिकार को बचाते हुए फैसला लेगी, और उस फैसले से ही परिणाम आएगा और फिर नई सरकार का गठन होगा। ठीक है। राकेश जी क्या कहेंगे आखिर में, किस तरीके से जो है अब आप देख रहे हैं कि भाई ये जो भगदड़ जो है एक तरीके से देखिए, आप इसको माने या ना माने, मगर राजस्थान से 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट थे, ठीक है साहब, राहुल कसवा, तो यंग लीडर हैं वो, और बड़े उन्होंने मतलब एक तरीके से सभाएं की, बहुत लोग जुटे, फिर वो कांग्रेस में शामिल हो गए। वैसे ही बृजेंद्र सिंह जो है वो हरियाणा से आ गए, जेजेपी हरियाणा से जो है वो पार्टी अलग हो गई, मतलब जो है सपोर्ट उसने वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन तो है, क्योंकि पॉलिटिक्स में तो हम देख रहे हैं बीजेपी तो बहुत फूक फूक के कदम रखती है, एक एक आदमी का ख्याल रखती है कि किसको लेने से फर्क पड़ेगा, किसको हटाने से फर्क पड़ेगा। उस माहौल में अगर कोई बीजेपी का लीडर छोड़ करके जा रहा है तो उसको क्या हल्के में लिया जा सकता है? देखिए खुशी जी, विचारधाराओं की बात है। जो हमारे विचारधारा है उस विचारधारा पे जिनको चलना है चलेंगे, जिनको छोड़ के जाना है तो उनको कोई रोक नहीं सकता जाने वाले को। हर आदमी अपना महत्वाकांक्षा लेकर आते हैं, यही लोकतांत्रिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आपकी महत्वाकांक्षा हमारे यहाँ नहीं चलेगी, हमारी पार्टी में नहीं चलती है। पार्टी का जो एजेंडा है उस पर आपको काम करना होगा, उसके विचारों पे काम करना होगा, राष्ट्र के लिए काम करना होगा। आप कहिएगा कि हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमको डिप्टी सीएम बना दीजिए, आप हमको मंत्री बना दीजिए, ऐसा नहीं होता है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में जिला कमेटी से नाम आएगा प्रदेश कमेटी में, प्रदेश कमेटी आपको सेंटर में भेजेगा, सेंटर में 3 बार। अब देखिए राकेश जी मेरी बात सुनिए, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, ठीक है, मगर अभी दिसंबर में जो हुआ था, दिसंबर 2023 में 3 राज्यों में पर्ची सिस्टम, वो तो सबने देखा, टेलीविजन पर सबको तस्वीरें दिख रही थी। पर्ची कहां से आई थी ये भी सारे जानते हैं। देखिए वो संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, उस संज्ञान से आपने देखा। मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा सर, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में पर्ची से जो है वो चीफ मिनिस्टर चुने गए, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रहा हूं। वो पर्ची तो सबने गई थी। जी खुर्शी साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, यही लोकतांत्रिक पार्टी हमारे में है। आप शिवराज सिंह चौहान जी 15 साल वहां सरकार चलाए, 20 साल, और लेकिन उनको भी हटाने का काम किया, उनको सेंटर में लाने का काम किया, वहां पे नए चेहरे को काम किया। हमारे पार्टी में हमेशा हर आदमी को मौका मिलता है आगे बढ़ने के लिए। मैं छोटा सा बात खुर्शी साहब, अगर आपने छेड़ी दिया तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी जो 7 परिवार यानी इंडी गठबंधन में 7 परिवार जो लगे हुए हैं, सोनिया गांधी जी क्या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सोच रही है ना? सोच रही है। आप देख सकते हैं अखिलेश यादव एक बार मुख्यमंत्री रहे, दोबारा मुख्यमंत्री बनने के लिए सोच रहे हैं। शरद जी को, अगर शरद पवार को मौका मिलेगा खुशी भाई, तो अपनी बिटिया को ही आगे बढ़ाएंगे। लालू जी को अगर बिहार की जनता ने मौका देगा तो बिटिया को ही आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके भतीजे को तो बीजेपी ने ले लिया, ठीक है साहब। और रामविलास पासवान के भाई और उनके बेटे वो भी बीजेपी में ही है, मतलब एनडीए का हिस्सा है। तो ऐसी पार्टियां तो बहुत सारी हैं। पीडीपी का भी जिक्र मैंने एक जमाने में किया था, पीडीपी जो है वो भी हिस्सा रही है एनडीए का। बहरहाल ये तमाम चीजें चलती हैं पॉलिटिक्स में। मतलब पॉलिटिक्स को अगर ऐसा माना जाए कि वो बहुत ही सिद्धांतवादी और आदर्शवादी है, वैसा है नहीं, वैसा दिखता नहीं है। और वैसे भी इंतखाबात का वक्त है, इलेक्शन का वक्त है, ऐसे में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो गुना भाग करती हैं, हिसाब किताब लगाती हैं कि उसके कौन से कदम से, कौन से फैसले से, कौन से बयान से क्या कुछ अवाम के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्या वोटर्स पर फर्क पड़ेगा। उसी हिसाब किताब को लगा करके वो बात करती हैं, बयान देती हैं और कदम उठाती हैं। बहरहाल आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नाजरीन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रोग्राम को हम यही खत्म करते हैं, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमानों के साथ और एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।